हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। सबसे पहले तो आपका वाईसीसी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी आपने 9th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया है, ओके, और अभी 10th स्टैंडर्ड में आप आए हो। बिल्कुल सही बात है। आने वाले एक साल के लिए मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट का मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बारे में मैं आपको बताता हूं। मेरा नाम है विलास टेम्परे। जी हाँ, मैं पिछले 22-23 साल से मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं बच्चों को। पहले मैं 8 to 10 तक क्लासेस लेता था, उसके बाद में फिर मैंने शुरू किया 11th 12th। मतलब अभी मैं 8 से 12 तक क्लासेस लेता हूं मैथमेटिक्स के लिए, ओके। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का सिलेबस, ओके। तो आपको मैथमेटिक्स में सबसे पहले वो जो टेक्स्ट बुक होते हैं सब, वो कौन से होंगे टेक्स्ट बुक, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा कर देता हूं। देखो, ये देखिए, आपको ये दो बुक्स रहने वाला है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। ये जो पहला दिया है समझो, ये है पार्ट 1 और जो दूसरा है वो है पार्ट 2, ओके। तो ये दोनों भी हमें कवर करना है एक साल में, ठीक है। जो भी हमारा पीरियड होगा इसमें हमें दोनों के दोनों कवर करना है। लेकिन इसे समझना है कि इसमें कितने लेसन्स होते हैं, हमें कितने लेसन्स लेना है समझो, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए, जो पार्ट 1 है, ओके, इस पार्ट 1 में कौन कौन से लेसन है ये मैं आपको समझा कर देता हूं सबसे पहले, ठीक है। बताता हूं मैं आपको। देखिए, इसमें सबसे पहले फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। बहुत ही सिंपल लेसन है। मतलब ये लेसन आपको 9th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है और इसमें थोड़ा सा 1-2 एक्सरसाइज ज्यादा है, 1-2 मेथड ज्यादा है 10th स्टैंडर्ड में। मतलब अभी जो 10th स्टैंडर्ड में ये लेसन है, इसका 50% आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है। जैसे एलिमिनेशन मेथड बोलो, है ना, तो ये आपको हो चुका है, वही इसमें है और एक्स्ट्रा 1-2 मेथड इसमें ज्यादा है, समझो, ठीक है। सेकंड लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है, ओके। देन इसके बाद में थर्ड लेसन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं, एपी, ठीक है। अरिथमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, ठीक है। और यही लेसन आपको बाद में फिर से 11th में भी होता है, तब भी आपको पढ़ना पड़ता है, ओके। फोर्थ लेसन है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, ओके। अब इसमें क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हो चुका है ना। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इसका पेमेंट इतना है, उसने स्पेंड इतना किया तो उसका सेविंग कितना होगा, कुछ ऐसे इस तरह से क्वेश्चन थे आपको 9th स्टैंडर्ड में। लेकिन अभी जो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो हम कोई चीज खरीदते हैं, है ना, या फिर कोई सर्विस लेते हैं समझो, है ना, उसके ऊपर हमें जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये वाला लेसन है। फिफ्थ लेसन इसमें है प्रोबेबिलिटी, ओके। ये भी बहुत ही सिंपल लेसन है और इंटरेस्टिंग लेसन है। जब भी स्टूडेंट इसे करते हैं बहुत ही इंटरेस्ट से करते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल लेसन है। इसे स्टार्ट किया तो 5-6 दिन में, या फिर 5-6 दिन में ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाता है। इतना सिंपल लेसन है और इंटरेस्टिंग लेसन है। यही लेसन लेकिन इससे थोड़ा एडवांस वो आपको 11th 12th में भी होता है, ये प्रोबेबिलिटी। देन इसके बाद में 6th लेसन है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में देखो एक स्टैटिस्टिक लेसन था, उसमें आपने मीन फाइंड किया, मोड फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया। इसमें भी हमें फाइंड करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं समझो। तो ऐसा कुछ सिलेबस आपको दिया है पार्ट 1 में। बहुत ही सिंपल सिलेबस है, 9th स्टैंडर्ड से भी थोड़ा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है।
कोई ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं जिसकी वजह से हमारा आउट ऑफ जा सकता है, समझो। तो वो जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसके तरफ आपको अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा, समझो। ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा पार्ट 1 का सिलेबस, ये ऑल लेसन्स। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि पार्ट 2 में कौन कौन से लेसन हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो इसका लिस्ट मैं भी आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूं। मैथमेटिक्स पार्ट 2 ऐसा टेक्स्ट बुक आपका रहेगा। ओके, तो इसमें कौन कौन से लेसन रहेंगे, देखो इसमें पहला लेसन है सिमिलैरिटी। इसमें है सिमिलैरिटी। ओके, ये ट्रायंगल के बेस पर ये कुछ लेसन है। दो ट्रायंगल को सिमिलर कब बोल सकते हैं हम, उसका कंडीशन क्या है, बस उसके बारे में ये लेसन है, सिमिलैरिटी। सिंपल लेसन। सेकंड लेसन है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये भी एक बहुत सिंपल लेसन है जिसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज दिया है। पाइथागोरस आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर, है ना, पता है आपको। हाइपोटेनियस स्क्वायर, पाइथागोरस का फार्मूला पता होगा आपको। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर, ओके, प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ ये लेसन है पाइथागोरस थ्योरम। देन थर्ड लेसन है इसमें सर्कल। ये लेसन थोड़ा स्टूडेंट को कभी कभी हार्ड जाता है, हार्ड है नहीं, लेकिन स्टूडेंट पता नहीं क्यों इस लेसन को बहुत ही सीरियस ले लेते और ऐसा खुद को, मतलब ऐसा ऐसा उनको लगता है कि ये लेसन बहुत ही हार्ड है समझो, और बाद में हार्ड हो जाता है ना। तो इसलिए ये लेसन कि कोई कोई स्टूडेंट को हार्ड हो सकता है, किसी को सिंपल भी हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब हमें कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। ट्रायंगल हो गया, टेंजेंट हो गया, ऐसे 2 ही एक्सरसाइज है, ये भी सिंपल है इसमें। ठीक है, फिफ्थ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें होता है जैसे किसी लाइन का स्लोप निकालना रहा तो स्लोप निकाल सकते हैं, कोई भी लाइन, किसी भी लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट दिया है, ये 1 पॉइंट दिया है। ठीक है, तो इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करो। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लेसन होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ है। थोड़ा सा शॉर्टकट में ट्रिगोनोमेट्री आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा एडवांस है। कुछ प्रूव दैट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, तो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, और यही लेसन आपको बाद में 11th 12th में भी है, इंजीनियरिंग में भी है। मतलब जब तक आपका मैथमेटिक्स रहेगा, ये सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जब तक रहेगा आपके एजुकेशन में, तब तक इस लेसन के साथ में आपकी मुलाकात होगी, समझो। ठीक है, उसके बाद में 7th लास्ट लेसन है मेंजुरेशन। मेंजुरेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई क्यूबॉइड होता है, आपको पता है क्यूबॉइड, ठीक है ना, एक ऐसा बॉक्स जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालो, इसका सरफेस एरिया निकालो, उसके बाद में सर्कुलर कोन होता है, स्फीयर होता है, ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंजुरेशन में होते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट 2 के सारे लेसन है जो हमें पढ़ना है, और हम इसे आराम से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कोई भी डर होगा आपको आपके दिमाग में कि कैसा समझेगा नहीं समझेगा, तो ये दिमाग में से डर आप निकाल दो। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझा कर देने वाला हूं। ठीक है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर आपके ट्यूशन का नाम YCC कैसे रखा आपने, सब जब स्टार्टिंग किया तो आपने YCC कैसे रखा। ठीक है ना, देखो आप उस कोने में देखो क्या लोगो दिया है, YCC मैथमेटिक्स। अब ये YCC नाम कैसे है, आपको सक्सेस पता है, ओके, सक्सेस पता है। सक्सेस मतलब क्या होता है, इसे मराठी में हम बोलते हैं यश। ओके, मैंने क्या किया, इस यश को श्री लगा दिया, है ना, यशश्री, और इसे इंग्लिश में लिख लिया मैंने, यशश्री। ठीक है, कोचिंग क्लासेस,
ऐसा मैंने उस वक्त स्टार्ट किया था। मतलब यशस्वी का ये Y इनिशियल, ये C और ये C, तो इस तरह से ये हो गया YCC। ओके स्टूडेंट, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अगर सक्सेस मिलेगा तो उसके लिए, अच्छा सक्सेस किसे नहीं चाहिए? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे सक्सेस नहीं चाहिए? नहीं यार मुझे सक्सेस नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। हर स्टूडेंट कोई भी हो उससे सक्सेस चाहिए। कोई भी काम हो, फिर किसी भी काम में जो भी वो काम करता है उसमें उसको सक्सेस मिलना चाहिए, यही सोचता है सब, है ना। तो सक्सेस कब मिलेगा आपको? ये सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? ये जो सक्सेस होता है इसका एक डेफिनेशन मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं। सक्सेस के लिए एक ध्यान में रखना, आप क्या बताता हूं मैं आपको, आपके पास स्मार्ट गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मार्ट गोल, मतलब कोई एक एम होना चाहिए कि मुझे लाइफ में, या फिर मुझे आने वाले 10 दिन में, या आने वाले 1 महीने में मुझे कुछ ना कुछ हासिल करना है। या फिर आज के लिए, आज मुझे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, शाम तक मुझे कुछ ना कुछ एक लेसन कंप्लीट करना है। ऐसा कोई ना कोई एम चाहिए सबको, है ना। एक दिन का एम हो सकता है किसी का, एक दिन में कंप्लीट करने का, कोई 10 दिन में एम कंप्लीट करना चाहता है, ध्येय होगा उसका, है ना। तो इस तरह से तो हर एक इंसान के पास गोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ड्रीम भी होना चाहिए, उसने ड्रीम भी देखना चाहिए, गोल से रिलेटेड ड्रीम भी देखना चाहिए, है ना। प्लस उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड भी चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत जरूरी है। पॉजिटिव, निगेटिव एटीट्यूड होगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। ये सब गोल होने के बाद में ड्रीम भी देखेंगे तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास निगेटिव एटीट्यूड रहेगा सब। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में परसेवरेंस। अब ये परसेवरेंस क्या होता है? परसेवरेंस मतलब होता है लगातार कोशिश करना। आप जो भी गोल रखते हो आपके दिमाग में, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, आप ड्रीम भी देखते हो, उसके साथ में आपको परसेवरेंस भी रखना जरूरी है। मतलब क्या? कोशिश, लगातार कोशिश, है ना। तो इसे मराठी में क्या बोलेंगे हम? ध्येय बोलेंगे, है ना। ये इसे स्वप्न बोलेंगे, जरूरी है, ठीक है। ये सकारात्मक एटीट्यूड, दृष्टिकोण, इसे हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद में परसेवरेंस मतलब क्या? कि लगातार प्रयास, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तब जाके आपको क्या मिलेगा? सक्सेस मतलब यश, राइट। ओके, तो ये फार्मूला ध्यान में रखना, बहुत अच्छा फार्मूला है। जब हम स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तब हमको ये फार्मूला बताया था, वही फार्मूला मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, समझो, ठीक है। इसके साथ में और मैं कुछ आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि मेरे एक टीचर ने बताया था मुझे, देखो मैं लिखकर बताता हूं आपको। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, है ना। किसी भी पर्सन को अगर जीतना है तो वो कभी हार नहीं मानेंगे, तभी जीत पाएगा सब, है ना। तो कितना अच्छा स्टेटमेंट है ना। ओके, हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते, बिल्कुल सही है। किसी ने अगर हार मान लिया तो कभी भी लाइफ में जीत नहीं पाएगा। ये फार्मूला, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि आपका एजुकेशन का जो सफर है वो अब से शुरू होता है। एजुकेशन का जो सफर है, ऐसा मत समझना कि 10th स्टैंडर्ड का हमने एजुकेशन ले लिया तो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। ऐसे कोई भी घमंड में आपको नहीं आना है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है ना। जो हमें बहुत ऊंचाई पर जाना है उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है 10th स्टैंडर्ड, है ना। मतलब 10th स्टैंडर्ड के बाद में हमें करना है 11th 12th, कुछ भी कर सकते हैं, 11th 12th कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रेजुएशन करना है ना, ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक है ना।
और बहुत इसके बाद में भी और भी बहुत से कोर्सेज करने हैं समझो, ठीक है। 11 12 ये 2 इयर्स के लिए होता है, 10th ये 1 ईयर के लिए होता है, ग्रेजुएशन 4 इयर्स का होता है ना, इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन और 1 ईयर या फिर 2 इयर्स का होता है समझो, उसके आगे भी। तो इसका मतलब कि यहां से आपका क्या होता है, स्टार्ट, एजुकेशन यहां से स्टार्ट होता है आपका, है ना। तो जब एजुकेशन यहां से स्टार्ट होता है, आपका एजुकेशन का जो सफर है वो यहां से तय करना है वहां तक। इसका मतलब आपको इस स्टेटमेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी, इस फार्मूले की बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इसमें एजुकेशन फील्ड में हमें क्या करना है, सक्सेस, हमें सक्सेस मिलना चाहिए। इसलिए तो आप यहां पर आए हो ट्यूशन के लिए, है ना। हम पढ़ते क्यों है, क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए, एजुकेशन में सक्सेस चाहिए। तो एजुकेशन में सक्सेस चाहिए तो कभी भी हार नहीं मानता। अगर आप हार मानोगे तो इसका मतलब कि आप कभी भी लाइफ में जीत नहीं पाओगे, है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको ध्यान में रखना है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, है ना। तो मेरे टीचर ने ये मुझे बताया था, मैं आपके साथ में इस बात को शेयर कर रहा हूं, ध्यान में रखना। इसे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है समझो, ठीक है। ओके, स्टूडेंट, मैं आपको और एक बात बताता हूं। देखिए आप, जैसे बोर्ड क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ओके। आपका जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसमें पार्ट 1 के लिए 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब पार्ट 1 40 मार्क्स के लिए होगा पेपर, और प्लस ये जो पार्ट 2 है ये भी होगा 40 मार्क्स के लिए, ओके। पार्ट 1 भी 40 मार्क्स के लिए, पार्ट 2 भी 40 मार्क्स के लिए, 40 + 40 80, ठीक है ना। इन दोनों का एडिशन 80, और इसमें स्कूल के तरफ से 20 मार्क्स ऐड किए जाते हैं, स्कूल के तरफ से। मतलब वो 20 मार्क्स कौन से होंगे, जो आप होमवर्क करते हैं साल भर, ठीक है। जो यूनिट टेस्ट होता है उसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते होंगे, ठीक है ना, तो वो मार्क्स यहां पर ऐड किए जाते हैं। तो 20 मार्क्स स्कूल के तरफ से आपको दिए जाते हैं। किसी किसी को 20 में से 20 मिलते हैं, किसी को 20 में से 18 मिलते हैं, है ना। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, पूरा साल भर टीचर के साथ में आपने यूनिट टेस्ट दिया है, यूनिट टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स मिले हैं तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलते हैं। तो ये 20, ठीक है। ऐसा 40 + 40 + 20, तो ये पेपर जो होता है पूरा मैथ्स का वो होता है 100 मार्क्स के लिए, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है समझो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। चलो, ये देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमारा फर्स्ट लेसन है। ये लेसन आपको 9th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है, उसका 50% हो चुका है। इस लेसन में जो अभी है आप पढ़ने वाले हो 10th स्टैंडर्ड में, तो इसका 50% आपका 9th स्टैंडर्ड में ही हो चुका है। लेकिन अब कोई स्टूडेंट होता है जिसको याद होता है, नहीं होता है समझो, ठीक है। तो मैं आपको पहले से 0 से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इस लेसन में थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है, कौन कौन सा मेथड है, ठीक है। मतलब इस लेसन में क्या क्या है, कंटेंट्स, वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आउटलाइन, मतलब इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं बोलो, या फिर कौन कौन सा कंटेंट्स है, वो सबसे पहले हम थोड़ा सा लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। याद आ रहा आपको एलिमिनेशन मेथड कौन सा होता है? एलिमिनेशन मेथड आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ये देखो ऐसे इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन, x + y = 7, है ना। दूसरा इक्वेशन होता है x - y = 9। हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन कर देते हैं और इन दोनों में से एक टर्म यहां पर कैंसिल होता है, +y -y, है ना। और x + x 2x = 7 + 9 16।
और फिर x का वैल्यू हमें मिलता है 2। ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमें दूसरा वेरिएबल मिलता है, समझो, ठीक है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है। फिर भी यहां पर हम फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बाद में दूसरा पॉइंट है इसमें जो हमें पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब ऐसे ही दो साइमल्टेनियस इक्वेशन रहने वाले, लीनियर इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। लेकिन ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, इसका ग्राफ निकालना है। इस पहले इक्वेशन का कोई ग्राफ आएगा, ग्राफ मतलब एक लाइन, ठीक है। दूसरे इक्वेशन का एक फिर से ग्राफ आएगा, मतलब एक दूसरी लाइन, और दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो वो होता है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी वो सिंपल क्वेश्चन है, और ध्यान में रखना कि इसमें से ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए आता है सब, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड होता है, ये पढ़ने वाले हैं। 3rd नंबर में हम पढ़ने वाले हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, ठीक है। फिर से वैसे ही साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल, बहुत सिंपल है ये भी। उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम, इसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम इस लेसन में पढ़ने वाले, बहुत ही सिंपल लेसन है, कोई ज्यादा हार्ड लेसन नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब दो इक्वेशन दिए रहेंगे, लीनियर इक्वेशन, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब उस वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू, ये हम एलिमिनेशन मेथड में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो इसे आप नोट करते जाना, जो भी मैं यहां पर लिख कर देता हूं आपको बोर्ड पर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करते हैं हम, थोड़ा सा इसका बेसिक मैं आपको समझा कर देता हूं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपने कभी ऐसा इक्वेशन देखा है? x प्लस 5u इज इक्वल टू 7, जिसमें सिर्फ x वेरिएबल है, उसके साथ में कोई नंबर है, ऐसा इक्वेशन आपने देखा? तो ऐसे इक्वेशन को जो हमने देखा है कभी तो भी, ठीक है, ये ऐसा इक्वेशन हो गया, किसी में x, उसके बाद में और एक y का टर्म होता है, समझो y, ठीक है, और एक आधा नंबर होता है, तो ये इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें देखो कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। एक आधा कोई इक्वेशन होगा x जिसमें y का टर्म होगा, कुछ भी हो सकता है 2y, z का भी टर्म होगा इसमें, मान लो कि 5z है, ठीक है, और इज इक्वल टू 11। तो अब ठीक से देखो आप, ये जो इक्वेशन है, ऐसा कभी तो भी आपने इक्वेशन देखा होगा, तो इसे भी कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये वाला इक्वेशन देखो, इसमें 2 वेरिएबल है, फिर भी इसे भी कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन। इसमें 3 वेरिएबल है, x, y और z, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, कौन सा फर्क है? इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, ओके, इन 1 वेरिएबल। कितना? 1 वेरिएबल, ठीक है। इसे कहेंगे हम, जहां पर 2 वेरिएबल होते हैं उसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसे कहेंगे हम, इसे भी लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे, लेकिन इन 3 वेरिएबल्स, ओके। फिलहाल आपके सिलेबस में ये 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के ही क्वेश्चंस है, ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है। ये आपको 11th 12th में आपको पढ़ने के लिए आएगा, 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन समझो, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक बताया कि आपने इस तरह से कोई इक्वेशन देखे होंगे, तो इन्हीं को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है वो मैं आपको समझा कर देता हूं। देखो, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अभी, ओके। हमें पता तो है लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है,
वो अभी हम समझ लेते। देखो क्या बताता हूं मैं आपको। अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन बताता हूं। देखिए क्या डेफिनेशन, ठीक है, ओके। अब एक ऐसा इक्वेशन होगा, यहां पर लिखता हूं देखो मैं, एन इक्वेशन विच कंटेन, ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें विच कंटेन टू वेरिएबल्स, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म containing variables is only one, is called linear equation in two variable। देखो अभी ये पूरा मैंने आपको डेफिनेशन लिख कर दिया, इसको समझा कर देता हूं। देखिए एक ऐसा इक्वेशन होगा, ठीक है, जिसमें कितने वेरिएबल रहने वाले हैं, टू वेरिएबल्स, मतलब उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए, इक्वेशन में दो वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म, उसमें जो टर्म्स रहेंगे उसका डिग्री, लेकिन वो कौन से टर्म्स, कंटेनिंग वेरिएबल, जहां पर वेरिएबल होगा उस टर्म का डिग्री कितना होना चाहिए, ओनली वन। जहां पर वेरिएबल होगा उस टर्म का डिग्री कितना होना चाहिए, वन। मतलब दो कंडीशन कौन सा दिया यहां पर, कि उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल होने चाहिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है, और जहां पर वेरिएबल होगा उस टर्म का जो डिग्री होगा वो कितना होना चाहिए, वन, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आपके समझ में, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, उस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब कौन से, जैसे x और y हो गए दो वेरिएबल्स, ओके। इसको सेपरेशन दिखाने के लिए इसमें हम प्लस का साइन देते हैं, ओके। अब x का जो कोएफिशिएंट होगा ये लेते हैं हम a, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, a का वैल्यू 2x 2 भी हो सकता है, a का वैल्यू यहां पर 7 भी हो सकता है, a का वैल्यू 1.3 हो सकता है ना, a का वैल्यू रूट में भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है a का वैल्यू, लेकिन x वेरिएबल जैसे कि वैसे रहेगा, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट यहां पर हम लेते b, और इसमें ऐड करते और एक कांस्टेंट नंबर मतलब c, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। यहां पर वेरिएबल है, यहां पर भी वेरिएबल है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट नंबर होगा, और e इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका पावर कितना है, डिग्री, ये देखो 1 है, वेरिएबल जहां पर है उसका पावर कितना है, 1 वेरिएबल का, यहां पर वेरिएबल इसका पावर है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो टू वेरिएबल्स भी है और उनका डिग्री कितना है, ओनली 1, डिग्री मतलब पावर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आपके समझ में, बस ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, और इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म, इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है। आपको अगर पूछा कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। समझ में आ रहा आपके, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैंने बताया डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा सोचना नहीं है। क्या सोचना है उसमें, सिर्फ कि उस इक्वेशन में दो वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है, और दोनों वेरिएबल का जो पावर होगा वो सिर्फ 1 होना चाहिए। ऐसे अगर किसी इक्वेशन में कंडीशन दिया है तो इसका मतलब कि उससे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके ओके। और ये जो फॉर्मेट मैंने यहां पर लिखा है इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। इसे आपने नोट कर दिया, ओके। ओके, हमने डेफिनेशन तो समझ लिया, ठीक है। अब डेफिनेशन में जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखकर बताया था, कौन सा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है फॉर्मेट लीनियर इक्वेशन का, तो इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म, ओके। क्या कहते हैं इसे, जनरल फॉर्म, मतलब आपको पूछा कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हुआ जनरल फॉर्म। इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन रहा तो उसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एक कंडीशन दिया है वेयर, ये लीनियर इक्वेशन तो होगा, लेकिन इसका और एक कंडीशन दिया है कि वेयर ए एंड बी, ये जो ए और बी का वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 0 एट सेम टाइम। और आपके समझ में क्या बता रहा हूं मैं आपको कि इस जनरल फॉर्म में ए और बी का वैल्यू ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम। ठीक है, ए का वैल्यू 0x और प्लस बी का भी वैल्यू 0y, ऐसा सेम टाइम में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? देखो 0x का मतलब होता है 0 प्लस 0y का मतलब 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो 0x आने के बाद में x का टर्म ही नहीं रहेगा, 0y आने के बाद में y का टर्म नहीं रहेगा। तो जब वेरिएबल नहीं रहेगा तो इसमें इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। ओके, तो एट ए टाइम सेम टाइम में दोनों जगह 0 लीजिए। हाँ, एक जगह अगर 0 रहा, जैसे a की जगह अगर 0 है x, लेकिन b के जगह कोई नंबर है, जैसे √7 है y, तो ये चलेगा। c के जगह कोई नंबर 9 इज इक्वल टू 0, ये चलेगा, ये होगा लीनियर इक्वेशन। लेकिन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला नहीं, एक वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल, क्योंकि 0x का मतलब ये 0 होगा प्लस √7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं रहेगा। ओके, देखो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके ओके, आपके समझ में आ रहा है? आपके समझ में आ रहा है? देखो जहां पर 0x है ये x का टर्म नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब ओनली y का टर्म रहेगा, तो एक ही वेरिएबल है, तो इसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि a के जगह कोई नंबर होगा 1.3x और b के जगह 0 होगा 0y प्लस c के जगह 7 इज इक्वल टू 0। अब सोचो 0y का मतलब ये वाला टर्म यहां पर नहीं रहेगा, मतलब क्या रहेगा? 1.3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो आपको मिला, इसमें देखो एक ही वेरिएबल है, कौन सा? x। जो y का टर्म था उसका कोएफिशिएंट 0, मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये तो लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर 0 रहा तो वो इक्वेशन बनेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और दोनों भी अगर 0 है, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं। ध्यान में रखना, ठीक है, इसे नोट कर लेना आप, ये वाला पूरा जनरल फॉर्म। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको बोलते हैं कि जनरल फॉर्म लिखिए ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, हाँ देखो अभी एक आधा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे 7x है इज इक्वल टू 5y प्लस 9, और आपको बोला कि इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है ना, 7x इज इक्वल टू 5y प्लस 9। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले x का टर्म होता है, राइट, फिर उसके बाद में y का टर्म होता है by, फिर उसके बाद में कांस्टेंट नंबर होता है c, फिर होता है 0, मतलब इक्वल के बाद में 0 आएगा। और यहां पर इक्वल के बाद में देखो क्या है? 5y प्लस 9। इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे के सारे राइट साइड के टर्म्स हमें क्या करने पड़ेंगे? लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले x का टर्म देखो, इसको कन्वर्ट करते हैं हम इस जनरल फॉर्म में, तो 7x जैसे के वैसे, ठीक है, 5y को ट्रांसफर करो -5y, ओके, और 9 को ट्रांसफर कर दो -9 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसे ठीक से, ये देखो पहला x का टर्म, फिर दूसरा y का टर्म, फिर कांस्टेंट नंबर मतलब ये c, और इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्वेश्चन हो गया जनरल फॉर्म में कन्वर्ट। ऐसा भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको बराबर उधर के टर्म्स इधर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। सबसे पहले x का टर्म लिखना पड़ेगा, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट नंबर, फिर इज इक्वल टू 0। ओके, और मैंने आपको क्या बताया इसमें कि ये जो एबीसी का वैल्यू है, ए बी और सी का वैल्यू, ठीक है,
इसमें से ये a का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट b और ये c कोएफिशिएंट, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, मतलब a के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में 7/2 ऐसा कोई भी हो सकता है, या फिर ऐसा रूट में भी हो सकता है, √5 ऐसा भी हो सकता है। मतलब ABC का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जो रैशनल भी हो सकता है या फिर इरैशनल भी हो सकता है। ओके, लेकिन इक्वेशन में x का वेरिएबल होना चाहिए और y का वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल अगर है तो उसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको जो समझाया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे पहचानते है ना, तो अभी मैं आपके सामने कुछ 4, 5, 6 ऐसे कुछ इक्वेशन मैं आपको शो करता हूं और आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ओके, देखिए मैं यहां पर अभी 2 पार्ट करता हूं। देखिए, एक पहला पार्ट ये वाला, आपको कुछ अभी इक्वेशन दिए रहेंगे। ओके, अब जैसे सम इक्वेशंस, ओके, अब जैसे पहला इक्वेशन है और आपको बताना है यहां पर कि इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, ये आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक पहला इक्वेशन देता हूं, मुझे आप बताइए 4x + 7y + 9 = 0। अब मुझे बताइए आप कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अपने मन में सोचिए, मुझे तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन अपने मन में सोचिए है या नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि देखो x वेरिएबल आया है, y वेरिएबल आया है, ऐसे 2 वेरिएबल्स यहां पर आ चुके हैं और इनका पावर देखो कितना है, 1, यहां पर भी 1। तो इसका मतलब कि ये होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इसका आंसर आएगा यस। ओके, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सेकंड इक्वेशन देखो, 3x² + 9x + 2 = 0। ठीक है, या फिर यहां पर मैं y लेता हूं, या फिर चलो x है। ठीक है, अब बताइए मुझे ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर तो वेरिएबल एक ही आया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी आया तो भी वो लीनियर इक्वेशन हो सकता है, लेकिन यहां पर x का पावर देखो कितना है, 2 है, मतलब x का पावर 2 है, तो इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, नो। ठीक है, थर्ड, 7.5x - √3y = 8। अब ये बताइए मुझे लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। देखो x और y ऐसे 2 वेरिएबल्स है, x का पावर कितना है, 1, y का पावर 1 है। ठीक है, इनका जो कोएफिशिएंट है ये कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था। यहां पर भी y का कोएफिशिएंट √3 कोई भी हो सकता है, रियल नंबर। ठीक है, और 2 वेरिएबल है x और y और इनका पावर भी 1 है, तो इसका मतलब यस, ये आएगा लीनियर इक्वेशन। ओके, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। देन इसके बाद में फोर्थ इक्वेशन देखो, 0x + 9y = 5। अब बताइए मुझे, 2 तो वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन इसमें x का कोएफिशिएंट देखो कितना है, 0, मतलब ये टर्म नहीं रहेगा, ओनली 9y = 5, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन हमें क्या पूछा कि 2 वेरिएबल है क्या, तो 2 वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब नो आएगा। दिस इज ओनली लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, उसके बाद में देखो 7x - 0y = 8। अब बताइए फिर से। ओके,
एक्स और वाई ऐसे दो वेरिएबल्स है, पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, लेकिन यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना है 0, मतलब ये टर्म नहीं है। ठीक है, तो ओनली 7x इज इक्वल टू 8, मतलब लीनियर इक्वेशन है लेकिन इन वन वेरिएबल, हमें 2 वेरिएबल वाला चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है, नो। ठीक है, उसके बाद में और एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, देखिए 5u/x ओके प्लस 9/y, ठीक है, इज इक्वल टू 11। अब सोचिए थोड़ा, 5u/x प्लस 9/y ये होगा कि लीनियर इक्वेशन, x वेरिएबल दिया है, y भी वेरिएबल दिया है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। किसी को लगता होगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो x और y है ये नीचे में है, मतलब डिनोमिनेटर में है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो मल्टीप्लिकेशन में है, कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, यहां पर अपॉन में है। ठीक है, अब ये x को अगर हमने ऊपर ले गए तो यहां पर x का पावर -1 आ जाएगा, यहां पर y का पावर -1 आ जाएगा ऊपर में, इसे ले गए तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, x को ऊपर ले गए तो उसका पावर -1 आएगा, y को ऊपर ले गए तो -1 आएगा, और हमें -1 नहीं चाहिए, ओनली 1 पावर चाहिए। ठीक है, दोनों वेरिएबल का, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ऐसा एक आधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इससे। ओके, चलिए अब हमारा जो बेसिक था इस लेसन का फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए या फिर लीनियर इक्वेशन के लिए, ये पूरा का पूरा हो गया। मतलब अब हम डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ओके, देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते, मतलब x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करते, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ओके।